एसटीएफ के हाथों में होगा आधा यूपी। सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। माफिया बनना तो दूर, 5 साल बाद चप्पल भी चोरी मत करना। योगी सीएम रहे या ना रहे, अब यूपी में किसी की नहीं चलेगी। 5 साल बाद बुलडोजर से भी खतरनाक होगी यूपी की सुरक्षा। यूपी में सुरक्षा एक दिन ऐसी होगी कि आप अपने घर में ताला लगाए बिना जाएंगे। ऐसा होने में वक्त लगेगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि योगी एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर सफल रहा तो सभी राज्यों को फिर से योगी के रास्ते पर चलना होगा। एक वक्त था जब यूपी में एक माफिया सीएम की सुपारी लेता था। उसी वक्त एसटीएफ यूनिट का गठन किया। किसने सोचा था कि एसटीएफ का राज एक दिन आधे यूपी में होगा। एक अधिकारी ने उस वक्त सीएम कल्याण सिंह को सुझाव दिया था, एसटीएफ कैसे यूपी से माफिया राज खत्म कर सकती है। एसटीएफ बनी, उसने उस वक्त के सबसे बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया। लेकिन अब योगी एसटीएफ को यूपी के उन जिलों में लगाने वाले हैं जहां मामला गंभीर है। आने वाले सालों में यूपी की ऐसी कानून व्यवस्था होगी जिसका अंदाजा आप अभी नहीं कर सकते। योगी कभी भी किसी की कॉपी नहीं करते, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे यूपी में हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। योगी सत्ता में हो तो भी, और अगर यूपी में योगी सत्ता में नहीं होंगे तो भी यूपी सुरक्षित होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी। इसके लिए जो ड्राफ्ट बना है वो हम आपको समझाते हैं। देवबंद में पहले ही एटीएस सेंटर का उद्घाटन हो चुका है। अब बहराइच, अलीगढ़, कानपुर में एटीएस सेंटर होंगे। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम यानी एसपीओटी की नई टीम बनेगी। ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होगी। विशेष स्नाइपर ट्रेनिंग दिलाकर यूनिट तैनात होगी। स्नाइपर की एक गोली ही मुसीबत को टाल सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर महिला बीट की सिपाही को स्कूटी दी जाएगी ताकि वो तुरंत पहुंच जाए। एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर में नियुक्त किया जाएगा। कई जिलों में महिला पीएसी का गठन किया जाएगा। महिलाओं पर योगी का खास जोर हमेशा से रहा है। अयोध्या की सुरक्षा भी एसटीएफ के हवाले होगी। रामनगरी में कोई भी व्यक्ति गलत मंशा से नहीं आ पाएगा। यूपी में फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई देखकर ही कितनों ने अपराध छोड़ दिया। फिर भी अगर किसी को लगता है कि अब अपराध के जरिए घर की रोजी रोटी चलेगी तो भूल जाइए, क्योंकि योगी 5 साल में तो यूपी को छावनी में बदल देंगे। फिर किसी त्योहार पर कोई पत्थर नहीं उठा पाएगा। यूपी में हिंसा कम हो जाएगी। हिंदू भी और मुस्लिम भी शांति से रह पाएंगे। आज ये बातें आपको हवा में लग सकती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यूपी में चप्पल चोर भी खोजने पर नहीं मिलेंगे। 100 दिन के एक्शन प्लान में पुराने हथियारों जैसे एसएलआर, इंसास राइफल और AK-47 को छोटे कैलिबर के हल्के हथियारों से बदलने का आदेश भी योगी ने दिया है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की 9 फील्ड यूनिट है और इसका और विस्तार हो रहा है। अयोध्या में एसटीएफ की नई यूनिट जोड़कर 10 हो जाएंगी। योगी सरकार ने 100 दिन का प्लान तैयार किया है जिसमें इसकी नींव रखी जाएगी। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में बदलाव की उम्मीद भी है। दरअसल यूपी में पुलिस व्यवस्था पहले कैसी थी सब जानते हैं। पुलिस का मतलब था थाने में आराम, अपराध हो जाए तो वसूली का नया काम मिल जाता था। लेकिन अब नजरिया बदल रहा है। अब पुलिस स्वागत भी करती है तो तोड़ती भी है। पिछले 5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी पुलिस ने अपनी छवि बदल दी है। अब यूपी पुलिस को लोग मददगार मानते हैं और वो लोगों की भलाई के लिए दिन और रात भी एक करती है। गुंडों और बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। हर महीने ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जब यूपी पुलिस मुश्किल में फंसे लोगों की मदद कर रही होती है। और इधर माफियाओं, अपराधियों और पत्थरबाजों के लिए एसटीएफ की बड़ी प्लानिंग हो रही है। देखो, जब से केजीएफ रिलीज हुई है ना, ये पिक्चर नहीं रिलीज हुई है, बवाल हुआ है बवाल। और लेकिन ये बवाल हुआ कैसे और इतना बड़ा कैसे हो गया, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बउआ भाई, बात करनी चाहिए। तो चलिए खत्म करते हैं। खत्म करते नहीं बे, शुरू करते होता है। 1 मिनट, अपन रॉकी भाई के फैन हैं, अपन तो खत्म ही करते हैं। तो बस पॉइंट नंबर 1 जिसके वजह से ये पिक्चर अंगार हो चुकी है वो है ब्रांड वैल्यू। देखिए, भंसाली साहब का तो एक ब्रांड है, आमिर खान का एक ब्रांड है, राजा मौली का एक ब्रांड है, सल्लू और शाहरुख का एक ब्रांड है, वैसे ही केजीएफ भी एक ब्रांड है। और ब्रांड का ठप्पा इसकी शर्ट पे नहीं, इसके फैंस के दिल में है। पहले पार्ट की सक्सेस और कमर्शियल फिल्म का पीक एक्सपीरियंस, माँ का इमोशन, एक्शन और ड्रामा के पैकेज ने लोगों को इस फिल्म से जोड़ दिया। यही वजह है कि बिहार के पूर्णिया में आजादी के बाद से पहली बार एक सिनेमा हॉल में सुबह 6 बजे का शो रखा गया। हालांकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी थिएटर को सुबह खुलना पड़ा, पब्लिक डिमांड पर। यही है ब्रांड वैल्यू। वहीं सूरत में भी पहली बार इसका 6 बजे का शो रखा गया था। रॉकी भाई का NFT का टोकन भी रिकॉर्ड टाइम में बिक गया और इसकी रिकॉर्ड सेल्स भी हुई।
ये पहली कन्नड़ा फिल्म है जिसको 10,000 स्क्रीन पर रिलीज मिली है और हिंदी में 26 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग हुई है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और जर्सी जैसी फिल्मों को भी साइड में जाना पड़ा और इसके टीजर ने व्यूज के मामले में एवेंजर्स एंड गेम ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये है पौआ इस फिल्म का, समझे क्या? यही वजह है कि फिल्म फाइनेंशियली भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। एक सेकंड, फाइनेंस की बात कर दी है ना बउआ भाई, तो मेरे को याद आता है अपना एक दोस्त पिंकू। उसका जीवन एकदम हंगामा के राजपाल यादव जैसा हो गया है। कैसा हो गया है? अरे ऐसा हो गया है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक सेकेंड, मरने की बात क्यों कर रहे हो यार? हुआ क्या? पिंकू ने शॉपिंग पे सारे पैसे उड़ा दिए। अब उसको पिक्चर भी देखनी है, बोले तो KGF 2 कैसे देखेगा? पैसा किधर? एक मिनट, उससे बोलो बिल्कुल देख सकता है। एक मिनट, मजे मत ले यार बउआ। अरे मजे नहीं भाई साहब, जानना चाहता है इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ बता, बिल्कुल जानना चाहता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो, अब दोनों काम होंगे कैश करो ऐप से। ये लोग Amazon, आजियो, मिंत्रा से शॉपिंग के फ्री पैसे दे रहे हैं। ये देख, मेरे कमाए पैसे सीधा बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ और यूज करना भी इसको बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से कैश करो ऐप को इंस्टॉल कर लो या गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड रौनक25, जी हाँ रौनक25 डालोगे तो सीधा 25 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब अपनी फेवरेट ऐप Amazon सेलेक्ट करो, ऑरेंज बटन पे क्लिक करो और नॉर्मल शॉपिंग करते रहो। आपका कमाया हुआ पैसा सीधे माय अर्निंग्स में जाएगा, जिसको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। सिंपल। इसलिए बोल रहा हूँ डाउनलोड कैश करो, अभी करो। क्या समझे? आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, डेडिकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। जी हाँ, KGF चैप्टर 2। मतलब जब इस फिल्म का सीक्वल लिखा जा रहा था तब रिपोर्ट्स ये है कि प्रशांत नील ने यश को बिना दाढ़ी के लुक रखने की प्लानिंग की थी। लेकिन यश ने कहा कि भले ही इतनी लंबी दाढ़ी रखना आसान नहीं है, लेकिन अब ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और बंदे ने 4 साल ये दाढ़ी और बाल मेंटेन रखे भाई साहब। सोचो कटा लेते तो। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि संजू बाबा को प्रोजेक्ट के दौरान कैंसर डिटेक्ट हुआ था। क्लाइमैक्स का सीन शूट करने वो फिर भी आए, लेकिन इलाज के बाद। उनकी बीवी मान्यता जी बताती हैं कि वो फेज उनकी जिंदगी का सबसे वल्नरेबल फेज था, फिर भी इस पिक्चर के लिए फोकस बिल्कुल हटा नहीं। वैसे संजू बाबा की ये पहली फिल्म है जो साउथ में बनी। क्या समझे? आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, हिस्ट्री इन मेकिंग। इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही कई रिकॉर्ड्स बना दिए थे। ये पहली ऐसी कन्नड़ा फिल्म है जिसके पहले पार्ट ने 100 करोड़ कमाए थे। पैंडेमिक के बाद आई पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जो 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। ये पहली ऐसी साउथ इंडियन फिल्म बन गई है जिसका प्रीमियर ग्रीस में हुआ। यहाँ तक कि इसके पोस्टर डिजाइन के लिए KGF की टीम ने फैंस को कहा था और कई सारे पोस्टर्स उन्होंने खुद पोस्ट भी किए थे। पॉइंट नंबर 4, वैक्यूम। भाई साहब वैक्यूम। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि ये क्या आफत है। भाई सीधी सिंपल बात है, KGF ने गैंगस्टर मसाला फिल्मों का वो फ्लेवर लोगों को दिया है जिसको बीते जमाना हो गया। भाई साहब बॉलीवुड में पहले ऐसी फिल्में बना करती थी, लेकिन जब ट्रेंड चला तो सब ऐसी ही फिल्में छापने लगे कि कंटेंट बहुत रेपिटेटिव हो गया था। लेकिन KGF ने उसी वैक्यूम को भरा है, इसलिए ये मासी ऑडियंस के लिए गिफ्ट जैसा बनकर आया है। और इसका जब पहला पार्ट इतना हिट हो गया तो जाहिर सी बात है लड़के किडनी बेचकर भी टिकट लेने को तैयार थे। कितनों ने तो इसके लिए अपनी FD तुड़वा ली कि मम्मी पापा से पिछवाड़ा तुड़वा लेंगे लेकिन पिक्चर जरूर देखेंगे। और पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल अपील। इस फिल्म में एक यूनिवर्सल अपील है। ज्यादातर रीजनल फिल्में उस स्टेट के ऑडियंस के टेस्ट और फ्लेवर को देखकर बनाई जाती हैं, लेकिन ये फिल्म हर तरह से हर एक स्टेट के लोगों को एड्रेस कर रही थी। इसमें ड्रामा, इमोशन, एक्शन, म्यूजिक और मास का भंडार था, इसलिए इसकी देश में एक यूनिवर्सल अपील बन गई। यही वजह है कि जो रॉकी भाई कर्नाटक में फेमस है वही पंजाब में भी फेमस है, वही बॉम्बे में भी फेमस है और वही केरल में भी फेमस है। ए बॉम्बे नहीं मुंबई बोलने का। अरे पिक्चर में बॉम्बे बोला है। अरे क्योंकि पुरानी कहानी है तो उसी के बारे में बात कर रहे ना। अच्छा सॉरी, आगे बढ़। अच्छा, आजकल एक बहुत फेमस कहावत हो गई है कि जिंदगी के लिए बीमा और एंटरटेनमेंट के लिए साउथ का सिनेमा लोगों की पहली चॉइस बन गया है। बहुत ही बढ़िया। नमस्ते, मैं बउआ। नमस्कार, मैं हूं रौनक। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि साल 2021 की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 ग्रॉसर्स में सिर्फ 2 बॉलीवुड फिल्में हैं जिन्होंने जगह बनाई है। एक हॉलीवुड की है और बाकी सब साउथ वाली है। पुष्पराज की सक्सेस और अल्लू अर्जुन का क्रेज देखकर तो बाबा एक ही बात बोलने पड़ेगी कि क्या आदमी है यार ये, खुद तो झुका नहीं लेकिन नॉर्थ इंडिया में अपने सामने खड़ी हर फिल्म को झुका के बंटास की गोली दिए जा रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। सिनेमा तो सिनेमा, आज ये OTT पर भी रिलीज होगी और वहां भी इसको उतना ही प्यार मिला। असली बात, असली जादू तो अल्लू अर्जुन का है भाई साहब, उनकी जम के तारीफ हो रही है। 17 दिसंबर को सिनेमा घरों में पुष्पा रिलीज हुई थी। वो ऐसा टाइम था जब स्पाइडरमैन पैसे हमारे जेब से घसीट रहा था। थिएटर में पैर रखना छोड़ो, पॉपकॉर्न सूंघने को भी नहीं मिल रहा था। और अपने अल्लू भाई ऐसी फिल्म के सामने भिड़ गए। वेल डन। भाई साहब गुर्दा चाहिए ऐसे डिसीजन के लिए, गुर्दे से ज्यादा गुर्दे में दम चाहिए उस डिसीजन पर अड़े रहने के लिए। RRR, राधेश्याम, वाली मई और जर्सी जैसी फिल्में भी ओमिक्रॉन के डर से
थिएटर रिलीज से रोक दी गई हैं। आरआरआर के लिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म अगले 6 महीने के अंदर रिलीज नहीं हुई तो ट्रेड एनालिस्ट बोल रहे हैं बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मगर पुष्पा से क्लैश के बाद कंडीशन ये हो गई कि स्पाइडरमैन को भी थिएटर्स में इसने पछाड़ दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट कई सारे सिंगल स्क्रीन से तो 83 को हटा के इसको लगाने की भी खबरें आ रही थी। फिल्म ने तो योकोजुना जितना तगड़ा बिजनेस कर लिया भाई साहब, ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुकी है। और सिर्फ हिंदी के अंदर ये क्रेज है, बाकी लैंग्वेजेस में तो पूछिए मत। इसी ने अल्लू अर्जुन को ये कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने इसका पार्ट 2 इंडिया की मैक्सिमम लैंग्वेजेस में लाने की बात कर दी। कहावत है कि आदमी बलवान हो तो पहलवान की लंगोट भी ढीली कर दे। पुष्पा का बॉक्स ऑफिस रन ऐसी ही कहानी बताता है। इतनी मुसीबतों के बाद भी ये 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। इसने अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को भी पीछे छोड़ दिया। हिंदी बेल्ट में ये फिल्म सक्सेस की एक केस स्टडी बन गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों साउथ का सिनेमा लगातार हिंदी सिनेमा को सक्सेस और कंटेंट के मामले में पीछे छोड़ रहा है। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सबसे पहले तो साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है। खासकर तेलुगु सिनेमा हर लेवल पर खुद को प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाहुबली के बाद से हर कोई 300, 350, 400 करोड़ की फिल्में बनाने की बात कर रहा है। हर बदलते टाइम के हिसाब से, चाहे नई टेक्नोलॉजी यूज करना हो या नए कैमरा एंगल्स, इस इंडस्ट्री ने ग्रेजुअली खुद को लगातार इंप्रूव किया है। बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी रेंज, जो लगातार कम होती दिख रही है। मल्टीप्लेक्स पर हॉलीवुड फिल्में कब्जा जमा रही हैं और सिंगल स्क्रीन पर साउथ ये अपना बेस्ट कंटेंट ऑल ओवर इंडिया में दिखाने के लिए इतने भूखे नजर आते हैं कि खाने को मिले तो पूरा मार्केट खा जाएं, उस लेवल पर है कि नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। ये साउथ से नॉर्थ तक बड़ी आसानी से पहुंचे। यूट्यूब ने फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी फिल्मों को लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाया है। अब तो ये उन फिल्मों से इतने फेमिलियर हो चुके हैं कि देखकर पब्लिक ये बता देती है कि कौन सी बॉलीवुड फिल्म किस साउथ की फिल्म से इंस्पायर्ड है। रीमेक की तो भाई साहब ऐसी लाइन लगी है कि आने वाले टाइम में 10 बॉलीवुड फिल्में रीमेक होंगी, जिसमें विक्रम वेदा जैसी फिल्म भी है। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। अल्लू अर्जुन की ही अला वेंकट पुरमलो के बारे में खबर आई है कि इसके रीमेक बना रहे प्रोड्यूसर्स ने 8 करोड़ गोल्ड माइंस फिल्म्स को दिए हैं ताकि उस फिल्म का हिंदी वाला वर्जन ना आए। क्यों? क्योंकि अगर वो आई तो रीमेक देखने कौन जाएगा भाई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसी चीज को लेकर सलीम खान ने भी कमेंट किया था कि इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स की कमी है। दूसरी तरफ साउथ के पास अच्छे राइटर्स की कोई कमी नहीं है। मिन्नल मुरली जैसी बेहद छोटे बजट की फिल्म को भी कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी मूवी इंडस्ट्री में 200 करोड़ की बजट वाली फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसे पिट जाती है कि पूछो ही मत। सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय जैसे सुपरस्टार्स के अलावा बॉलीवुड के पास इस टाइम कोई ऐसा स्टार दिखाई देता है आपको जो लोगों को थिएटर तक खींच सके? बताइए। मैं तो बोलता हूँ अगर कंटेंट इनके पास नहीं होगा ना तो इनको भी देखने के लिए लोग नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सलमान भाई की देखो अंतिम, उसको देखने लोग थिएटर नहीं गए, OTT पर आने का इंतजार किया लोगों ने। और यहाँ पर अल्लू अर्जुन के लिए थिएटर के बाद लाइन लगी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बिना कोई हिंदी फिल्म की अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बड़ी फिल्मों के साथ टक्कर के बाद भी लोगों को थिएटर्स तक कैसे खींच के ला रही है। यहीं पर एक और बात दिमाग में आती है, पब्लिक इमेज। जी हाँ, 3 इडियट्स, बजरंगी भाईजान, PK जैसी फिल्मों को छोड़ दें तो इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स कोई ओरिजिनल स्टोरी के साथ आए हैं क्या? बताइए। बायोपिक की भीड़ और एवरेज कंटेंट वाली फिल्मों के चलते लोगों की नजर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इमेज डाउन हुई है। ड्रग्स के स्कैंडल्स और सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद से तो लोगों का और भी गुस्सा बढ़ गया है। रही सही कसर राधे, सत्यमेव जयते 2 और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों ने पूरी कर दी है। दूसरी तरफ इस वैक्यूम को भरने के लिए साउथ का सिनेमा पूरी तरह से तैयार नजर आता है। इसलिए पब्लिक इस टाइम पर अगर सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसी फिल्म को लेकर है तो 10 में से 8 लोग किसी साउथ इंडियन पैन इंडिया फिल्म का ही नाम लेंगे। और यही चीज साउथ की सिनेमा को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस। जिनको बुलडोजर के धर्म पर शक था उनको मिल गया जवाब। कपिल सिब्बल ने कहा जज साहब मुसलमानों के घर तोड़े गए। जज साहब ने कहा क्या वहां हिंदुओं के घर नहीं तोड़े गए थे? देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में शायद ही ऐसी सुनवाई रोज होगी। कोर्ट रूम में भीड़ थी, बाहर मीडिया के कैमरे थे। देश भर के लोग ये जानना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर क्या कहता है। जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर एक धर्म पर चलता है, उनको ये रिपोर्ट पूरी सुननी चाहिए। जज ने ऐसी टिप्पणी की है कि आपका दिमाग एकदम शुद्ध हो जाएगा। ये है जस्टिस L नागेश्वर राव और ये है जस्टिस BR गवई। दोनों को ये फैसला करना था कि बुलडोजर देश में चलेगा या नहीं। जहांगीरपुरी मामले में जमीयत उलेमाए हिंद याचिका डालकर ये कहते हुए रोक लगाने की मांग करता है कि एक धर्म पर ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कपिल सिब्बल जैसे कई वरिष्ठ वकील जज के सामने दलील दे रहे थे और जो दलील दी उसे सुनकर जस्टिस L नागेश्वर राव ने जो कहा वो सबसे दिलचस्प है। शुरू से सुनिए कोर्ट में किसने क्या क्या कहा। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जज के सामने दलील दी। अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगे। मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए।
इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे। अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे मामले पूरे देश में हुए हैं, वो भी खास तौर पर रामनवमी के दिन। इसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई ने पूछा, दिल्ली MCD की तरफ से वकील का क्या पक्ष है। दिल्ली MCD की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जज साहब, बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाता है। ये बात पूरी तरह गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। खरगोन में 26 मुस्लिम के घर तोड़े गए, जबकि 88 हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाए। जज साहब, जहाँ तक जहांगीरपुरी की बात है, मैंने जानकारी ली है। हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं ताकि रोड साफ हो। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। कुछ इमारतें अवैध हैं और सड़क पर बनी हैं, उन्हें नोटिस दिया गया। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो जज ने कहा वो सुनने लायक है। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने मामले पर कहा, हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। जहांगीरपुरी का मामला राष्ट्रीय नहीं है। इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हम दिल्ली MCD मामले में रिपोर्ट तलब करेंगे और पूछेंगे तोड़फोड़ क्यों हुई। अब हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। क्या सच में सिर्फ एक धर्म पर बुलडोजर चलता है कि सभी धर्मों पर कार्रवाई एक समान है। बीजेपी नेता डिबेट में कहते हैं कि पत्थर उठाने वाला सलीम और सलाउद्दीन है, तो बुलडोजर श्याम और घनश्याम के घर क्यों चलेगा। दरअसल जहांगीरपुरी में जहां बुलडोजर चला वो मुस्लिम बहुल इलाका है। इसका यह मतलब है कि अगर कोई धर्म सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए, घर बनाए, बाद में पत्थर भी उठाए, तो वहां बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो एक धर्म के हैं। अब देश धर्म से चलेगा कि संविधान से चलेगा। अगर संजय पत्थर उठाए तो उसका घर गिराएं और सलीम उठाए तो उसका गिराएं, और जो ऐसी बातें कर समाज को बांटें उनका घर भी गिराएं। कभी मायावती को बर्बाद करने निकले अखिलेश पर क्यों छाया संकट। न आजम साथ न शिवपाल का आशीर्वाद, जयंत ने भी किया किनारा। मायावती को खत्म करने चले अखिलेश की हालत उनसे भी खराब होगी। क्या आने वाला वक्त अखिलेश यादव के जीवन का सबसे मुश्किल वक्त होगा। मायावती की बर्बादी की कहानी लिखते लिखते अचानक अखिलेश सपा के अंत की कहानी लिखने लगे हैं। चुनावी हार के बाद भी वो क्या चाहते हैं किसी को पता नहीं है। अपर्णा जब छोड़कर आई तो उन्हें अवसरवादी कहा गया, लेकिन सच ये है कि एक लंबी लिस्ट तैयार है जो अखिलेश को छोड़कर अपना अपना रास्ता तैयार करेगी। देश की बुलडोजर सियासत में भी अखिलेश यादव पूरी तरह से गायब है। मुसलमानों का भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगा है और सहयोगी पार्टियां अपना रास्ता बनाने में जुट गई हैं। इस कड़ी की शुरुआत होती है जेल में बंद आजम खान के साथ। कुछ दिन पहले BSP की हालत पर हंसने वालों का हाल ऐसा होगा, ये देखकर मायावती के दिल को सुकून आया होगा। पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में दरार दिखने लगी है। अब दोनों भी दूर हो सकते हैं। हार के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश में पहले से दूरी हो चुकी है, मुलाकात तक नहीं होती। आजम खान का तय है कि या तो वो किसी पार्टी में शामिल होंगे या फिर यूपी में नई पार्टी बनाएंगे। शिवपाल यादव का तय है कि वो बीजेपी में जाएंगे। लोकसभा से पहले शिवपाल की एंट्री पक्की है। अखिलेश के परिवार में फिलहाल भाइयों में सब ठीक नहीं है। मुलायम के कारण बात अभी छिपी है। कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी। कोई ऐसा जिला नहीं जहां सपा हिली नहीं। तो फिर क्या संकेत हैं? ये तस्वीर देखिए। इसी तस्वीर पर भूचाल मचा है। अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से अचानक मिलने पहुंचे। अब्दुल्ला और जयंत की फोटो देखकर अखिलेश पूरी तरह से बौखला गए और मीडिया में ये तक कह दिया कि मैंने मिलने के लिए नहीं भेजा था। बीजेपी के चाल में अब मायावती के बाद अखिलेश यादव पूरी तरह और बुरी तरह फंस गए हैं। ये बात ग्लोबल भारत टीवी ने पहले ही बताई थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर सपा पर संकट पक्का आएगा। अब सवाल उठता है कि सपा का वोटर कैसे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों से जो योगी का प्रेम है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है सपा को समाप्त करना और वोटरों से कंगाल करना। अखिलेश यादव ने मायावती से उनके नेताओं को छीन लिया, लेकिन वोटर अपने पाले में नहीं कर पाए। ये गलती बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी सपा नेताओं को अपने पाले में लेने से ज्यादा सपा के वोटरों पर निशाना लगा रही है, और इसलिए योगी का मुस्लिम प्यार एक संयोग नहीं बल्कि सियासत का सबसे अच्छा प्रयोग है। मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उन्हें ठगा गया है, इसलिए मुस्लिम नेताओं का सपा से लगातार इस्तीफा जारी है। अब तक दर्जन भर मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा एक संकट की ओर इशारा करता है। अखिलेश यादव को लेकर सिर्फ एक जाति के लोग चुप हैं। मुसलमानों ने बगावत कर दी है और वो नए विकल्प की तलाश में है।
ऐसे में बीजेपी मुस्लिम प्रेम दिखाकर प्रदेश के नए विकल्प को मजबूत नहीं होने देगी और सपा के लिए सालों से मेहनत करने वाले मुस्लिम नेताओं को नया रास्ता दिखाकर सपा से दूर भी करेगी। अगर शिवपाल यादव सपा का साथ छोड़ बीजेपी के साथ चले जाएं, तो एक जाति जो अखिलेश यादव से सवाल नहीं पूछती फिर वो भी पूछेगी। यादव वोटरों में भी सेंध लगेगी और फिर अखिलेश सत्ता के नजदीक शायद ही पहुंच पाए। सपा नेता एक तरह का और दबाव बना रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव समझाएं नहीं बल्कि सबक सिखाएं, लेकिन मुलायम सिंह यादव पार्टी में अब सिर्फ संरक्षक हैं। न वो अखिलेश को हटा सकते हैं, न ही पार्टी में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश ने पहले ही सपा को पूरी तरह अपने नाम कर लिया है और यही गुमान सपा को बर्बाद करने के लिए काफी है।